हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग BA 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी को आपने ले रखा है, आप सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो हम सोशियोलॉजी के पेपर 1 एंड पेपर 2 का पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और उसकी क्लासेस भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है। आपके सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और आगे की जो यूनिट्स है उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको ऑल वीडियोस मिलेंगी, वो भी पूरा नोट्स के साथ। डिटेल में नोट्स आपको वीडियो में मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपके काम आएगा। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है राधा कमल मुखर्जी, जो कि भारत के बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, उनके विचारों के बारे में। आज की वीडियो में हम इनका सामाजिक पारिस्थितिकी का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। जो इस पर इन्होंने अपना विचार दिया उसको हम पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नंबर 2 पर एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की है जिसमें हमने राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों के सिद्धांत के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है, वो भी डिटेल में। तो वो आपका पार्ट 1 का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो यूनिट नंबर 2 की पार्ट 2 है जिसमें हम सामाजिक पारिस्थितिकी यानी सोशल इकोलॉजी को पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम ये समझते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। देखिए, इकोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारा पारिस्थितिकी है उसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं और इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। अब इसमें जो इको होता है इसका मतलब होता है पर्यावरण से संबंधित, और जो लॉजी होता है इसका मतलब होता है ज्ञान की शाखा या विज्ञान। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी है ये एक पर्यावरण का अध्ययन करने वाले ज्ञान की शाखा है। तो जो हम सामाजिक परिस्थिति को आज पढ़ रहे हैं, हम राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि राधा कमल मुखर्जी ने क्या कहा है इस पर। देखिए, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सोशल इकोलॉजी जो है, सोशल इकोलॉजी का मतलब सामाजिक पारिस्थितिकी, ये एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो समाज और पर्यावरण के बीच परस्पर जो संबंध है उनको समझने का या उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान है। इनका कहना है कि जो समाज है और पर्यावरण है ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने मानव समाज के भौतिक और जैविक पर्यावरण के साथ संतुलन की प्रक्रिया के रूप में सामाजिक पारिस्थितिकी को देखा है। मुखर्जी का मानना था कि जो सामाजिक विकास और सामाजिक परिस्थितिकी है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी समाज की जो सांस्कृतिक होती है और जो आर्थिक प्रगति होती है वो पर्यावरण पर ही डिपेंड होती है। उन्होंने पारिस्थितिकी को केवल भौतिक संसाधनों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखा है, जबकि मुखर्जी ने इसे समाजशास्त्र, नैतिकता और मानव मूल्यों से भी जोड़ा है। और मानव मूल्यों का जो सिद्धांत है आप इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। राधा कमल मुखर्जी की पहचान विशेष रूप से मूल्यों का प्रतिपादन करने के बाद हुई थी, क्योंकि जब इन्होंने मूल्यों का प्रतिपादन किया, मूल्यों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, तो ये विश्व विख्यात हुए, ये विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो दिए गए इनके कुछ कार्य हैं वो पथ प्रदर्शक है या अगुआ माना जाता है। पारिस्थितिकी शास्त्र पर्यावरण का अध्ययन करने वाली ज्ञान की एक शाखा है और इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी का मानना था कि जो सामाजिक पारिस्थितिकी है ये एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जो समाज और पर्यावरण इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको जोर देता है, उसके ऊपर जोर देता है, उसको समझने का प्रयास करता है कि आखिर समाज और पर्यावरण के बीच में क्या रिलेशन बनता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि समाज और पर्यावरण जो है परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये मानना था मुखर्जी जी का। और सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय जो कल्याण होता है ये एक दूसरे पर ही निर्भर होता है। अगली हेडिंग है आपकी सामाजिक पारिस्थितिकी। अब इसके बारे में समझिए। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मनुष्य जो है शून्य में निवास नहीं करता। मतलब इनका कहना है कि जो हम मनुष्य हैं हम शून्य में निवास नहीं करते। उनका निवास स्थान यानी मनुष्यों का निवास स्थान, उनका निवास स्थान वास्तविक धरती है। यानी हम कहाँ पे रहते हैं, मनुष्य कहाँ पर निवास करता है, पृथ्वी पर, धरती पर रहता है और यही मनुष्य का वास्तविक निवास स्थान है। वास्तविक इस अर्थ में यह है कि धरती जो है कल्पना लोक की कोई चीज नहीं है, मतलब कल्पना करने वाली कोई चीज नहीं है, जबकि ये वास्तव में है और मनुष्य धरती पर ही रहता है। और जो धरती है यह मूर्त रूप से मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पठार, धूप, वर्षा, जलवायु आदि से बना और घिरा हुआ होता है, क्योंकि आपको पृथ्वी के ऊपर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। धरती में ये सब संघटक तत्व संयुक्त रूप से एक पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं, परंतु ये जो पारिस्थिति है धरती की सभी भाग में एक समान नहीं होती, जबकि पृथ्वी के हर भाग पर ये अलग अलग रूप में देखने को मिलती है।
जैसे कि पहाड़ी प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं। हर जगह का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है डियर स्टूडेंट्स, वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। पहाड़ी प्रदेश का जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं। मैदानी जो इलाके होते हैं उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं। रेगिस्तानी प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं। जंगली इलाके की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। इन अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य को अपना सामाजिक जीवन जीना पड़ता है। जो रेगिस्तानी इलाके में रहता है वो उस हिसाब से सेट हो चुका होता है। वो अपने प्रदेश के हिसाब से, वहाँ के वातावरण परिस्थितियों के हिसाब से सामंजस्य स्थापित कर लेता है और वहाँ पर वो अपना अनुकूलन बनाकर रहता है। पहाड़ी इलाके के लोग अपने इलाके के साथ अच्छा सामंजस्य बना लेते हैं। मतलब जो जिस जगह पर है वो अपने इलाके में, अपनी जगह पर अपना सामाजिक जीवन जीता है और उस हिसाब से वो अपने आप को सेट कर लेता है। कुछ भी हो, जिस किसी भी परिस्थिति में मनुष्य रहता है उस परिस्थिति विशेष का प्रभाव ही उसी पर पड़ता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप इस रूप में देख सकते हैं कि अंटार्कटिका में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और वहाँ के लोग बर्फ के ही मकान में रहते हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ, अवस्थाएं उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती हैं। या यूँ कहिए कि जिस क्षेत्र विशेष में मनुष्य निवास करता है, जिस भी क्षेत्र में मनुष्य रहता है, उस क्षेत्र की पारिस्थितिगत अवस्थाओं या वहाँ निवास करने वाले लोगों के सामाजिक जीवन की प्रगति के बीच एक सहसंबंध होता है। यह सहसंबंध या प्रभाव जिस प्रकार का और कितना होगा, इसका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो सामाजिक परिस्थिति विज्ञान कहलाता है। ये सब बताते हैं राधा कमल मुखर्जी कि जो जिस जगह पर रहता है उस परिस्थिति का और वहाँ के चीज़ों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो सामाजिक परिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। या सरल शब्दों में आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भी स्थान पर रहता है, चाहे वो पहाड़ी हो, बर्फीला हो, मैदानी हो, रेगिस्तानी हो, जिस भी इलाके में मनुष्य रहता है वो वहाँ पर अपना अनुकूलन बनाकर रहता है। उस माहौल में वो ढल जाता है और वहाँ की जो अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं उनका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। उम्मीद करती हूँ कि सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है ये अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, इस प्रकार डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार, डॉक्टर मुखर्जी आगे कहते हैं कि सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा होती है जो एक प्रदेश विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं तथा मानवीय संबंधों, मानवीय व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं एवं मानवीय अनुकूल की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंत संबंधों का विश्लेषण या व्याख्या करता है। मतलब एकदम आसान से शब्दों में आप समझ सकते हैं कि सामाजिक परिस्थितिकी विज्ञान जो है वैज्ञानिक अध्ययन की ही शाखा होती है जो एक प्रदेश विशेष की जो अवस्था है, जो वहाँ के मानवीय संबंध हैं, जो वहाँ के मानवीय व्यवहार हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो मानवीय अनुकूलन है, उनकी प्रक्रियाओं के बीच जो पाए जाने वाला अंत संबंध है उनका विश्लेषण करने वाला या उनकी व्याख्या करने वाला जो विज्ञान होता है वो सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान होता है। इन अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति संघर्ष, सहयोग, संतुलन, प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता, अनुकूल परिवर्तन आदि कुछ भी हो सकते हैं। अब आगे देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पारिस्थितिकी विज्ञान के दो प्रमुख पक्ष डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पारिस्थिति होता है या पारिस्थितिकी जो होता है उसका दो प्रमुख पक्ष होता है। पहला है व्यावहारिक पारिस्थिति और दूसरा है सामुदायिक पारिस्थिति। राधा कमल मुखर्जी ये कहते हैं कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान के ये दोनों जो अलग अलग दो पक्ष हैं, ये दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं, वह अंतर निर्भरशील हैं, ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे पर ये निर्भर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यावहारिक पारिस्थितिकी के बारे में देखते हैं। ये वो होता है जो कि जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति तथा पशु जीवन के पारिस्थितिगत संतुलन के साथ तालमेल रखते हुए मनुष्य के विविध विकास का अध्ययन करता है। मतलब जो मनुष्य होता है, प्राकृतिक के जो साधन होते हैं, जो वनस्पति, जो पशु जीवन है, इनके बीच जो अपना संतुलन बनाकर तालमेल रख के अपना विकास मनुष्य करता है, उसका जो अध्ययन करने वाला पारिस्थितिकी होता है वो व्यावहारिक पारिस्थितिकी होता है। अब दूसरा रूप देखते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान का, वो है समुदाय पारिस्थितिकी। तो अब ये क्या होता है, देखिए जो समुदाय पारिस्थितिकी है जिसका कि संबंध परिस्थिति विज्ञान के उस अंतःवैज्ञानिक दृष्टिकोण से है जिसकी प्राप्ति मानव भूगोल, मानव जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज मनोविज्ञान तथा तकनीकी के साथ विनिमय के फलस्वरूप होता है। अर्थात इन विज्ञानों के अध्ययन निष्कर्षों का मिला जुला उपयोग करते हुए एक समुदाय के पारिस्थितिगत ज्ञान को ही समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। तो
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये दो पक्ष हैं पारिस्थितिकी विज्ञान के, पहला है व्यवहारिक पारिस्थितिकी और दूसरा है सामुदायिक पारिस्थितिकी। तो ये दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंध भी है इनका, और ये आपस में एक दूसरे पर निर्भरशील भी है, क्योंकि पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति व्यक्ति जो भी प्रक्रिया करता है उसका प्रभाव समुदाय पर पड़ता है, और समुदाय की जो प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति होती है उनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। उसी प्रकार कुछ न कुछ हद तक व्यक्ति तथा समुदाय को पारिस्थितिगत अवस्थाओं के साथ अनुकूल करना ही पड़ता है। आपका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के कार्य। तो देखिए, सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के 3 प्रकारों को डॉक्टर मुखर्जी ने बताया है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए उसको डिटेल में जानते हैं। पहला पॉइंट है प्रकारों का अंत प्रक्रिया में लगे मनुष्यों एवं अंतर संबंधित मानवीय संस्थाओं का एक प्रदेश विशेष के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया जो होती है उसको स्पष्ट करना, जिसमें उस प्रदेश की मिट्टी, जलवायु, भूमि, प्रकृति आदि के साथ साथ पेड़ पौधे व पशु समुदायों से भी अनुकूलन है। तो ये पहला प्रकार सामाजिक परिस्थिति विज्ञान का उन्होंने बताया है। दूसरा प्रकार जो उन्होंने बताया वो ये है कि उन स्थानिक तथा भोजन संबंधी संबंधों की खोज निकालना जिसमें कि पारिस्थितिगत शक्तियों के संदर्भ में एक प्राकृतिक क्षेत्र में मनुष्य तथा जो मानवीय क्रियाकलाप संगठित है। और तीसरा प्रकार इन्होंने बताया है कि एक प्रदेश विशेष में मनुष्यों तथा जो अन्य जीवित निर्जीव समुदायों में संतुलन होता है एवं जो पारस्परिक दबावों का नापना और यह खोजना कि वे संतुलन व दबाव मानव के प्रभुत्व और स्थायित्व के लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल सिद्ध होंगे। तो ये 3 प्रकारों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका अगला पॉइंट है प्राकृतिक अवस्थाओं के साथ मनुष्य का सामंजस्य या अनुकूलन। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं उनके साथ मनुष्य अपना कैसे सामंजस्य स्थापित करता है या वहाँ पर अपना अनुकूलन कैसे स्थापित करता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का पूरा ही टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का ये भी कहना था कि पारिस्थितिगत अवस्थाओं में जो प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है और इन प्राकृतिक अवस्थाओं के साथ मनुष्य को आज भी अपना अनुकूलन करना पड़ता है। यानी जैसी प्राकृतिक अवस्था होती है मनुष्य को जीवन बिताने के लिए उसके साथ अनुकूलन करना पड़ता है या अपना सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं कि प्राकृतिक अवस्थाओं के साथ मनुष्य अपना सामंजस्य कैसे स्थापित करता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या पर प्रभाव। देखो, प्राकृतिक अवस्थाओं का सबसे अधिक प्रभाव मानव जनसंख्या पर पड़ता है। हम ये अक्सर देखते हैं कि उन स्थानों की जनसंख्या ज्यादा होती है जहाँ की भौगोलिक दशा ऐसी हो जहाँ पर मनुष्य को अपनी जो आवश्यकता की चीजें होती हैं वो आसानी से मिल सके। और शायद यही कारण है कि आज भारत के गंगा, यमुना और सिंधु नदी के जो मैदान हैं उनमें बहुत ही घनी आबादी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मनुष्य के जरूरत की चीजें होती हैं वो मनुष्य को आसानी से मिल जाती हैं। और इसी के विपरीत अगर हम देखें, जो स्थान भोजन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता या मनुष्य को जहाँ पर रहकर अपने आवश्यकताओं की वस्तुएं आसानी से नहीं मिल पाती, वहाँ की जनसंख्या काफी कम होती है। जैसे हिमालय प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप है या रेगिस्तान के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जनसंख्या इसी कारण कम होती है क्योंकि मनुष्य को वहाँ पर अपनी जरूरतों की चीजें आसानी से नहीं मिल पाती। तो मतलब जहाँ पर जैसा प्राकृतिक अवस्था होती है मनुष्य वहाँ पर अपना सामंजस्य स्थापित करके उसी हिसाब से रहने लगता है। दूसरा पॉइंट है मानव के मकान पर प्रभाव। अच्छा देखिए, ये भी एक प्राकृतिक अवस्था ही है, कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ठंडा या जो गर्मी है ये भी कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक अवस्था है। और जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो बर्फीले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ हर टाइम बर्फ गिरती हो, ठंडा इलाका हो, वहाँ पर लोगों के जो घर बनते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें एक भी खिड़की ना हो, पैक घर हो, ठंडी हवा घर के अंदर ना पहुँचे। और जो बहुत गर्म इलाके होते हैं वहाँ के घर खुले और हवादार बनाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जहाँ पर रहता है, जिस प्रकार पर उसका निवास स्थान होता है, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, मनुष्य उस जगह पर अपना सामंजस्य स्थापित करता है और वहाँ पर उसी प्रकार का मकान बनाता है जो उसको रहने के लिए सुविधाजनक हो। गर्म स्थानों पर खुले मकान
और ठंड स्थानों पर पैक मकान। तीसरा पॉइंट है वेशभूषा पर प्रभाव। वेशभूषा का मतलब होता है मनुष्य का जो कपड़ा पहनने का स्टाइल है। आप ठंडे में सिर्फ एक टी शर्ट नहीं पहन सकते, आपको ठंडे में जैकेट, टी शर्ट, सॉक्स, ग्लव्स, स्कार्फ, कैप सब कुछ पहनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ठंड पड़ती है तो मनुष्य को गर्म और वुलन कपड़ों की जरूरत पड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस प्रकार का मौसम होता है, देखो वेशभूषा पर भी प्राकृतिक अवस्थाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक सर्दी पड़ने वाले प्रदेशों में व्यक्ति ऊनी और गर्म कपड़े पहनता है, और इसी के विपरीत अगर हम देखें तो जब गर्म प्रदेश है जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही ढीले ढाले और सूती वस्त्र पहनते हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक अवस्था है और उस हिसाब से मनुष्य अपना सामंजस्य स्थापित करके रहता है। चौथा पॉइंट है खान पान पर भी प्रभाव। देखो प्राकृतिक अवस्थाओं में एक प्रभाव हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य के खान पान पर भी प्रभाव पड़ता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर जिस प्रकार के खाने पीने की चीजें अधिक मिलती हैं या पैदा होती है वहाँ के लोग उन्हीं चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं खाने पीने में। जैसे कि देखिए जिन चीजों का उत्पादन अधिक होता है मनुष्य वही चीज वहाँ पर ज्यादा खाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में लोग चावल का प्रयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है, और उत्तर प्रदेश हो या पंजाब के जो लोग होते हैं वो गेहूं का उपयोग खाने में ज़्यादा करते हैं, यानी रोटी बनाकर खाते हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है। मतलब जिस स्थान पर प्राकृतिक की तरफ से जहाँ पर जो खेती अधिक होती है, जिस चीज़ की फसलें अधिक उगती हैं वहाँ के लोग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। तो खान पान पर भी प्राकृतिक अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य उसी हिसाब से सामंजस्य बना लेता है और अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को शामिल कर लेता है जो उसके लिए आसान हो और उसे जल्दी से मिल सके। पांचवा पॉइंट है आर्थिक जीवन व संस्थाओं पर प्रभाव। आर्थिक जीवन का मतलब ये है कि देखो मनुष्य जब रहेगा तो उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो उद्योग धंधा बिजनेस व्यापार करता है, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं खोलता है, कंपनी खोलता है, मतलब अलग अलग प्रकार का वो बिजनेस करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मतलब आर्थिक जीवन से तात्पर्य यहाँ पर ये है जो उद्योग धंधा होता है उसी स्थान पर पनप सकता है जहाँ पर उद्योग करने के लिए जरूरत के जो कच्चे माल होंगे वो आसानी से मिल सके। अब जैसे देखिए झारखंड में लोहे के कारखाने इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ लोहे की खानें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कपास की खेती तथा नम जलवायु के कारण वहाँ पर सूती कपड़ों का मील उद्योग पनप पाया है और वहाँ पर सूती वस्त्रों का उद्योग धंधा ज्यादा किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर यह है कहने का कि जहाँ पर जो चीजें जिस चीज के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है लोग उस स्थान पर उसी प्रकार का व्यवसाय शुरू करके अपनी रोजी रोटी का एक जरिया खोल लेते हैं। तो ये है कुछ प्राकृतिक अवस्थाएं जिनके साथ मनुष्य अपना सामंजस्य स्थापित करता है और अपने जीवन को गुजारता है। तो उम्मीद करती हूँ राधा कमल मुखर्जी के अनुसार जो सामाजिक पारिस्थितिकी का टॉपिक है वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी वीडियो के साथ आपका यूनिट नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है और एक वीडियो इस पर और अपलोड है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके से एक क्रम में आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की और अपने हर एक टॉपिक की क्लासेस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, विजिट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।